वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो दिल हारा नावल का हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले आप अपना फेवरेट नावल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जो है वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संध्याला के बोलने पर वर्दा मुस्कुराती खुदा हाफिज़ कहकर दरवाज़ा बंद करने लगी, जबकि संध्याला का शदीद से दिल चाहा कहीं बहुत दूर इसी जगह से चली जाए जहाँ कोई इसे पहचानता ना हो। कल जब अपने भाई अनीस के घर पहुंची तो इसका यहाँ कितने माह बाद चक्कर लगा था, पर फिर भी वो सरअंदाजी में इसका इस्तकबाल किया गया था। इसका भाई अब अपने ऑफिस के मसले मसाइल में और घरेलू उलझनों में उलझता रहता था। इसने 2 घड़ी संध्याला के पास बैठकर इसकी खैरियत भी नहीं पूछी, बस खाना सबने बैठकर इकट्ठा खाया था और इसके बाद बच्चे अपने कमरे में, अनीस और वर्दा अपने कमरे में चले गए। संध्याला ने यहीं से मार्केट में न्यू बॉर्न बेबी शॉप जाने के लिए इस सोचा। वो अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि कल को इसको ससुराल वालों की तरफ से ये ताना ना मिले कि इसके भाई ने इसे अपने घर से खाली हाथ लौटाया। अनीस इसकी शादी करने के बाद संध्याला की तरफ से बिल्कुल बुरी लाजमाना और गाफिल हो चुका था, जिसके ताने वो अक्सर एहतशाम की अम्मी से सुना करती थी और इसे शाम की मिसालें दिया करती थी कि कैसे शादी करने के बावजूद एहतशाम ने बड़ी बहन का सैका का ख्याल रखा है। हेलो उस्तानी जी। रिक्शे वाले को किराया देने के बाद संध्याला सिर्फ अपने पीछे से आई आवाज़ पर चौंकी, बल्कि इसने मुड़कर देखा तो सामने इसी मवाली को खड़ा पाया, जो आंखों में शनाई और लबों पर मुस्कुराहट लिए संध्याला को देखकर मुस्कुरा रहा था। लगता है आप मुझे भूल गई हैं। मैं वही हूँ जिससे आप अपना मोबाइल छुपा रही थी। संध्याला इसकी पहली नज़र में पहचान गई थी, मगर जवाबन मौज़म ने इसको याद दिलाई। संध्याला सख्त नज़रों में इस बेहुदा इंसान को घूरने लगी। मौज़म की आंखों में ना चाहती शरारत को देखकर संध्याला का दिल चाहा कि इसे खरी खरी सुना जाए। तुम जैसे बदमाशों की कोई शरीफ इंसान भूल भी नहीं सकता। कितने पैसे कमा लिए हैं उस दिन तुमने गनी साहब को स्कूल बंद करवा दिया। तुम्हारी वजह से कितने स्टूडेंट का मसला हुआ होगा, कितने टीचर्स बेरोज़गार हुए हैं। और गनी साहब, इन बेचारों को अपनी ज़मीन तुम जैसे सड़क छाप वालियों की वजह से औने पौने दामों बेचनी पड़ी। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें अपनी इस घटिया काम पर। अपनी तरफ से तो इसने मौज़म को बहुत अच्छी तरह दलील दी, मगर मौज़म संध्याला के लेक्चर को भी बहुत शौक़ और दिलचस्पी से सुन रहा था। इन सारी बातों में सिर्फ एक बात बारी है, वो ये कि मुझ जैसे बदमाश की शरीफ इंसान नहीं बोल सकता आप। मुझे याद रखा हुआ कानों को सुनकर अच्छा लगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं उस्तानी जी। वहाँ सब खाते पीते कराने के बच्चे पढ़ते हैं, इन्हें आराम से किसी दूसरे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। वो गंजा, मेरा मतलब है गनी, इस बुड्ढे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अपनी ज़मीन बेचकर बिल्कुल फ़ायदे ही हुआ है, क्योंकि इसने वो ज़मीन किसी बेवा औरत का हक मारकर इससे ज़ब्त की थी। और समझ ले, जिसे इसने वो ज़मीन इस औरत से छीनी थी वैसे ही किसी दूसरे ने छीन ली। बस आप खुश रहा करें। ये बताएं, आपको तो जॉब छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना? वो संध्याला से दोस्ताना लहजे में बहुत मासूम होता हुआ पूछ रहा था। संध्याला ने खार भरी नज़रों से इसे देखा और बगैर कुछ बोले आगे कदम बढ़ाने लगी। अरे उस्तानी जी, कहाँ चल रही हैं आप? ज़रा बात तो सुनती जाए मेरी। संध्याला लोगों की भीड़ में आगे बढ़ते जा रही तो मौज़म इसके पीछे आता हुआ बोला। वो मज़ीद इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वो एक गुंडा था और संध्याला नहीं चाहती थी कि कोई भी तमाशा बने। इतना तेज़ क्यों चल रही हैं? आराम से चलें, वरना सांस फूल जाएगा आपका। मौज़म की बातें सुनकर वो रुकी और पलटकर मौज़म को देखने लगी, जो अब खुद भी रुककर संध्याला को देख रहा था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मेरे पीछा करना बंद करो और जाओ यहाँ से अपना काम करो। वो सख्त लहजे में मौज़म को देखकर बोली। इससे पहले मौज़म कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, संध्याला दोबारा चलने लगी। काम की तो आज छुट्टी है ना उस्तानी जी? कोई टास्क नहीं है आज मेरे पास। पप्पू भी न जाने कहाँ मर गया है सुबह से, इसलिए सोचा अपने लिए शॉपिंग कर लूँ। और वैसे आप यहाँ पर अकेली क्यों आई हैं? शोहर कहाँ है आपका? मज़म दोबारा इसके साथ चलता हुआ संध्याला से दोस्ताना लहजे में बोला। मेरा शोहर जहाँ भी है, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। पप्पू अगर कहीं जाकर मर चुका है तो तुम वहीं जाकर फोत हो जाओ और मेरे पीछा करना छोड़ो, और अब ना ही मुझे मुखातिब करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी शॉप के पास पहुंचकर संध्याला एक बार फिर इससे सख्त लहजे में तनबिया हुई। यकीन जानिए उस्तानी जी, आप दुनिया की पहली बंदी है जो इस लहजे में मुझसे बात कर रही हैं। मुझ पे खुद पर हैरत हो रही है कि मैं कितने आराम से आपकी बातें सुन रहा हूँ, मगर बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। यहाँ आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक तोड़ फोड़ कर एक साइड पर फेंक चुका होता। खैर छोड़िए, आप ये बताएं कि बच्चे की शॉपिंग करने आई हैं ना यहाँ पर?
मौसम सामने बड़ी सी बेबी शॉप को देखकर संध्याला से पूछने लगा और संध्याला खामोशी से अपने सामने खड़े इस आदमी की आंखों में देख रही थी, जो बिलाल की संजीदगी लिए इससे आगाह था। वो किसी को खातर में नहीं लाता, यकीनन ये सही कह रहा होता, क्योंकि वो गुंडा था और गनी साहब का हशर वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। मगर बच्चे की शॉपिंग का पूछते ही इसने आंखों की संजीदगी कहीं दूर सो गई। वो बहुत इत्तेशाक से संध्याला से इसके बच्चे का पूछ रहा था और संध्याला कोई भी जवाब दिए बगैर बेबी शॉप के अंदर चली गई। उस्तानी जी, ये देखिए ना, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, फिट लगेंगे एकदम आपके बच्चे पर। संध्याला रैक पर हैंगे हुए बेबी सूट देखने के साथ साथ इसकी प्राइस भी देख रही थी, क्योंकि इसे अपने भतीजों के लिए भी यहाँ से कुछ लेकर जाना था। तब अचानक मौसम एक बेबी सूट लेकर संध्याला को दिखाने लगा, जिसे वो दोनों बच्चे की शॉपिंग करने एक साथ इकट्ठे आए हों। बाबा, सूट नहीं चाहिए, बेबी गर्ल की शॉपिंग चाहिए। संध्याला के मुंह से बेसाख्ता निकला और फिर वो बुरी तरह पछताई। अरे वाह, यानी बेटी होने वाली है आपको। बेटियां तो बहुत प्यारी और मासूम होती हैं, जबकि बेटे तो पैदाइशी बदमाश होते हैं। मुझे तो पसंद है बेटियां और बेटों के मुकाबले में। मौसम की एक असाइनमेंट का ये हाल था। संध्याला ने हाथ के इशारे से दोबारा आहिस्ता आवाज़ में बोलने को कहा, क्योंकि शॉप पर दूसरे लोग भी मौसम की बात सुनकर इसकी तरफ मतवज्जा हुए। देखो, मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, एक शादीशुदा लड़की हूँ और तुम अपनी दोस्ताना नेचर से मुझे सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ मशकूक बना रहे हो। प्लीज़ मेरे लिए मसला मत पैदा करो, तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। संध्याला आपकी बार इससे नरमी से इल्तिजा करते हुए बोली तो मौसम चंद सेकंड इसे खामोश देखने के बाद कुछ बोले बिना चंद कदम के फासले पर बेबी गर्ल के दूसरे डेस्क देखने लगा। मगर अब ना तो वो संध्याला को मुखातिब कर रहा था और न संध्याला की तरफ देख रहा था। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? संध्याला दोबारा ड्रेस देखने में मशगूल थी, तब वो अपने देवर बास्कल की आवाज़ सुनकर पहुंची। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? संध्याला ने बास्कल को जवाब देते ही सरसरी निगाह मौसम पर डाली, जो अनजान बना चंद कदम के फासले पर अभी भी बेबी गर्ल के ड्रेस देख रहा था या फिर अनजान बनने की अदाकारी कर रहा था। मैं किसी काम से निकला हूँ, इस बेबी शॉप के पास से गुजर रहा था तो आपको अंदर देखा तो अंदर आ गया। आप कल रात घर छोड़कर गई हैं, क्या भाई से आपकी कोई लड़ाई हुई? बासल इससे कभी भी इतना फ्रैंक नहीं रहा, मगर बासल की ये सब बातें पूछने पर संध्याला को हैरत कम घबराहट ज़्यादा हुई, क्योंकि एक अनजान बना अजनबी वहाँ मौजूद था और संध्याला को न जाने क्यों यकीन हुआ था कि इसकी और बासल ने सारी बातें सुन ली हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरी शाम से आज इनका फ़ोन आया था और वो मुझे लेने के लिए आएंगे। संध्याला संजीदगी से बासल को जवाब देकर बात करती हुई दोबारा ड्रेस देखने लगी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अब बासल से मज़ीद कोई दूसरा सवाल करे। ठीक है भाभी, वो मुझे आपसे कुछ काम था, दरअसल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं वाकई भाई को कल आपके पास कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके भाई के घर आपको लेने भेज दूँगा। अपने अनीस भाई के सामने आपका बरम भी रह जाएगा, क्योंकि आपको यकीन है कि भाई आपको लेने आएंगे। मुझे नहीं लगता भाई आपको हफ्ते बाद भी लेने आएंगे। बासल ने बोलने के साथ ही संध्याला के कंधे से बैग उतारकर उनमें से क्लच निकाल लिया। ये क्या बदतमीजी है बासिल, वापस करो मेरा बैग, वरना मैं तुम्हारी शाम से शिकायत करूँगी। संध्याला वहाँ पर लोगों की मौजूदगी का एहसास करती हुई आहिस्ता आवाज़ में बासिल को वार्निंग देने लगी, मगर बासिल संध्याला के क्लच में मौजूद पूरी रकम रटाई के तौर पर निकाल चुका था। बासिल को खुद भी अंदाज़ा था संध्याला यहाँ पर शोर मचाकर कोई वल्ला नहीं करने वाली, और भाई आपकी बात पर यकीन कर लेंगे, इन्हें अच्छी तरह मालूम है इसकी बीवी अपने ससुराल वालों के बारे में बकवास करती है। बासिल संध्याला का मजाक उड़ाता हुआ बोला और वहाँ से जाने लगा। अब मौसम पूरा बासिल की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। कदम बढ़ाता हुआ बासिल और संध्याला की तरफ आने लगा ताकि बासिल का दिमाग ठिकाना लगा सके, मगर बासिल के वहाँ जाने से पहले ही संध्याला ने बासिल को रोकने के लिए इसका बाजू पकड़ा, क्योंकि संध्याला के पास वापसी जाने के लिए रिक्शे का किराया भी मौजूद ना था। बासिल ने इसे अपना बाजू छुड़वाने के लिए संध्याला को बिना सोचे समझे पीछे की तरफ धक्का दिया और वहाँ से भाग निकला। बेसाख्ता इसके मुंह से चीख निकल गई, मगर संध्याला का बेडौल वजूद ज़मीन पर गिरता इससे पहले इसके पीछे आता मौसम मजबूती से इसे थाम चुका था। अब ठीक तो है ना उस्तानी जी? दिल में बासिल को गाली देता हुआ मौसम संध्याला के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर इससे फिक्रमंदी लहजे में पूछने लगा। वो संध्याला की तकलीफ देखकर शदीद ख्वाहिश के बावजूद बासिल के पीछे इसका मुंह तोड़ने नहीं जा सकता था।
बेटा ठीक हो ना, आप इस हालत में क्यों निकल आए घर से? एक उम्र रसीदा खतून संध्याला और मौज़म के पास आती हुई संध्याला से पूछने लगी, जबकि मौज़म ने शॉपकीपर से इशारा करके वहाँ पर संध्याला के लिए कुर्सी मंगवाई, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था कि संध्याला अपने वज़न पर खड़ी नहीं रह पाएगी। मौज़म ने अभी भी इसे थामा हुआ था। मैं ठीक हूँ आंटी, पाँव स्लिप होने की वजह से कमर में झटका आ गया शायद। संध्याला आंसू जब्त करती हुई बोली। मौज़म इसे गिरने से बचा तो चुका था, मगर इसकी कमर में ठेस उठना शुरू हो चुकी थी। आप बैठे यहाँ पर। मौज़म संध्याला को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाने लगा। वो मौज़म के सहारे ही बामुश्किल खड़ी थी। ऐसा करो बेटा, अपनी बीवी को किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाओ। इन दोनों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ख्याल रखा करो इसका। लफ्ज़ बीवी पर जहाँ संध्याला को अजीब सा लगा, वहीं मौज़म संध्याला को देखने लगा। सुनिए, आपने खाला जी की बात, कितनी एहतियात करने की ज़रूरत की है आपको। और चले बाज़ार में घूमने फिरने, स्कूल के चक्कर काटना ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। अब आप बिल्कुल भी ज़िद नहीं करेंगी। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, आप को डॉक्टर के पास दिखाना है। मौज़म के बोलने पर तकलीफ के बावजूद संध्याला खामोशी से इसे देखने लगी। ज़्यादा मेरी अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। वो मौज़म को देखकर आहिस्ता से बोली। कुर्सी पर बैठी हुई संध्याला को मौज़म घूरने लगा। अच्छा, ये पानी की बोतल पकड़ी, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूँ जो आपको आराम से घर पहुँचा दी। वो संध्याला के हाथ में मिनरल वाटर की छोटी सी बोतल थमाकर टैक्सी लेने चला गया। संध्याला बोतल से पानी पीते हुए बासिल के बारे में सोचने लगी। वो इसके भाई की बीवी थी और जो इसकी भतीजी को पैदा करने वाली थी। ज़रा अफसोस नहीं हुआ बासिल को आज की हरकत पर? इस तरह की गैर अखलाकी हरकत तो कोई अजनबी भी किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ नहीं कर सकता। संध्याला आंखों से आंसू साफ करती हुई मौज़म का इंतज़ार करने लगी। वो इसके लिए टैक्सी लेने चला गया था। पहले जो वो मौज़म को देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी कि वो गुंडा क्यों आज इससे टकराया, लेकिन वो सोच रही थी कि आज वो इसे नहीं बचा पाता, फिर इसकी बच्ची कैसे बच पाती, जो अभी भी वो इस दुनिया में नहीं आई। संध्याला को एक बार फिर रोना आने लगा। वो जल्दी से अपनी आंखों के कोनों को साफ करती हुई, क्योंकि दूर से इसे मौज़म आता हुआ दिखाई दिया। चलिए उठिए, टैक्सी आ गई है, ड्राइवर को एड्रेस समझा दीजिएगा। किराया अदा कर चुका हूँ मैं इसे। मौज़म संध्याला की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, ताकि इसके सहारे से संध्याला उठ सके। शुक्रिया तुम्हारा, जितना तुमने कर दिया वही बहुत है, मैं बगैर सहारे के उठ सकती हूँ। संध्याला इसे बोलते ही खुद से उठी। चलने में इसे अभी भी कमर में तकलीफ हो रही थी। आराम से आहिस्ता चलिए, टैक्सी कहीं भाग नहीं रही। वो संध्याला की बात का बुरा मनाए बगैर इसका चेहरा देखता हुआ बोला, तो संध्याला भी इसे देखने दी। हर माँ बनने वाली लड़की की इस तरह केयर करते हो तुम? संध्याला बिल्कुल सीरियस होकर इसको देखते पूछने लगी, जिस पर मौज़म देखते आ हंसा। नहीं जी, हर माँ बनने वाली उस्तानी जी नहीं हो सकती। वैसे आपके देवर का नाम बासिल है ना? इसी नाम से पुकार रही थी आप इसको? मौज़म संध्याला से कन्फर्म करता हुआ पूछने लगा, और संध्याला रुककर मौज़म को देखने लगी। खबरदार, जो तुमने इसको कोई नुकसान पहुंचाया तो। फिर अपना मुवालीपन दिखाया। संध्याला घूरती हुई मौज़म को वार्निंग देने लगी। जो हुक्म आपका उस्तानी जी। मौज़म हल्का सा अपने सर को खम करता हुआ आराम से संध्याला की बात मान गया। इसे देखकर ना चाहते हुए भी संध्याला के होठों पर मुस्कुराहट आई। वो बेशक दूसरे के लिए गुंडा या मुवाली हो, मगर इस वक्त संध्याला को अपने लिए किसी मेहरबान से कम नहीं लगा। संध्याला टैक्सी में बैठी हुई थी। वो सोचने लगी। टैक्सी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। मौज़म ने अपनी बाइक पर बैठकर टैक्सी का पीछा किया। जब टैक्सी अनीस के घर के पास रुकी तो फिर मौज़म वो घर नोट करता हुआ वहाँ से चला गया। हाँ, तो अब बताओ क्या वजह थी जो तुम इतने अच्छे खासे बड़े घर में रहते हुए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हुई? खुशी जनीश को घेरे हुए इससे हॉस्टल में रहने की वजह पूछने लगी। खुशी ही जनीश के कहने पर इसे हॉस्टल में रूम दिलवाया था, क्योंकि वहाँ की इंचार्ज खुशी की अम्मी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। इसी वजह से खुशी इस वक्त जनीश के रूम में बैठी हुई थी। वजह तुम अच्छे से जानती खुशी, इस बड़े से घर में एक शख्स ऐसा भी मौजूद है जो बहुत छोटे दिल का मालिक है। तुम्हारे कज़न को मेरा वहाँ रहना पसंद नहीं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बिला वजह मेरा वजूद किसी दूसरे को खटके, इसलिए मेरा हॉस्टल में रहना ही बेहतर है। जनीश कंधे उठाकर खुशी को बताने लगी। खुशी की फ्रैंक नेचर की वजह से जनीश इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। अरे यार, तुम इस बलाल बुद्धू की बातें दिल पर मत लगाया करो। इसका तो शुरू से ही ऐसा मजाज है, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। क्या तुम्हें जवेरिया मामी और एहसान के खलूस पर भी शक है? इन दोनों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुमने हॉस्टल में रहने का इंतखाब किया।
खुशी के पूछने पर जनीश एकदम बोली, मुझे आंटी या एहसान भाई के खुलूस और नियत पर ज़रा भी शक नहीं। खुशी, इन दोनों ने तो अपने घर में मेरा इस्तकबाल खुश दिली से किया, मगर वो घर इन मुसौफ का भी तो है, जिनको शायद मेरा वहाँ रहना गवारा नहीं। खैर, मुझे इस जगह पर रहने में कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोट की है, तुम्हें अपने इस खड़ूस कज़न का मिजाज ज़्यादा नागवार गुजरता है और ना ही वो इतना बुरा लगता है। जल्दी से असल बात बताओ फिर। जनीश इसे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछने लगी, जिस पर कहकर लगाया, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है यार, बस बिलाल के साथ बचपन से अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मुझे इससे दिली हमदर्दी है और कुछ नहीं। खुशी बात क्लियर करती हुई जनीश को बोली तो जनीश तअज्जुब से इसे देखने लगी। हैं, ऐसा क्या हुआ इसके साथ जो इतने सड़े हुए मिजाज के हो गए? जनीश तजस्सुस से पूरी आंखें खोले खुशी से पूछने लगी, मालूम नहीं तुम्हें क्या? नहीं, एहसान रफ़ीक मामू की पहली वाइफ से पैदा हुआ था, यानी राफत मामी की डेथ के बाद रफ़ीक मामू ने फ़ौरन जुवेरिया मामी से शादी कर ली। एहसान इस वक्त 6 माह का था। सौतेली माँ का नक्शा हमारे जहनों को भी बस यही नक्श देता है, वो बहुत जालिम होती है, मगर एहसान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी जुवेरिया मामी ने इसे शुरू से ही अपनी सगी औलाद की तरह प्यार किया और फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में बलाल आया। ख़ानदान के और दूसरे लोगों का कहना यही है कि जुवेरिया मामी का प्यार और तवज्जो एहसान से हटकर इसकी सगी औलाद यानी बिलाल की तरफ चला गया, मगर ऐसा गलत साबित हुआ। बिलाल जुवेरिया मामी की सगी औलाद होने के बावजूद अपने वालिदैन की शुरू से ही अपनी तवज्जो नहीं कर सका। घर में जो वैल्यू शुरू से एहसान को दी जाती थी वो आज भी बरकरार है। मेरी नज़र में यहाँ जुवेरिया मामी ने थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की बिलाल के साथ कर दी। अम्मी ने बताया कि बचपन एक दिन बिलाल घर में बुखार में बुरी तरह जल रहा था। रफ़ीक मामू और जुवेरिया मामी इसे नौकरों के रहमो करम पर छोड़कर एहसान का रिजल्ट लेने स्कूल चले गए और वापस आने पर इन्हें बिलाल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, जहां तालीम में एहसान की बेहतर कारकर्दगी पर बाकायदा पार्टी दी जाती, वहीं बिलाल के 6 नंबरों के पास होने पर इसे खाली खोफी गिफ्ट देकर कभी मुबारकबाद देनी पड़ती। एक दफ़ा ऐसे ही एहसान बीमार हुआ तो जुवेरिया मामी सारा दिन और सारी रात इसके नज़दीक बैठी इसके लिए फ़िक्रमंद रहीं। यही सब छोटी छोटी बातें महसूस करके बिलाल की शख्सियत इस तरह की सख्ती आ गई और बिलाल शुरू तो एहसान का और मामू का और जुवेरिया मामी का ज़रा भी लिहाज नहीं करता था। बहुत गुस्सा करता था, अक्सर गुस्से में बदतमीज़ी कर जाता, ज़ुबान चलाता, लेकिन वो ऐसा करता था ये कभी भी मामू या फिर मामी ने जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसकी बदतमीज़ी देकर इसे खुद से दूर करके बोर्डिंग में दिलवा दिया। जब वो चंद साल बाद वहाँ से लौटा तो इसमें इतना फ़र्क आया कि वो लिए दी अंदाज में रहने लगा। रफ़ीक मामू की डेथ के बाद अलबत्ता जो जुवेरिया मामू और एहसान के साथ ठीक हो गई, मगर अंदर ही अंदर कहीं अभी भी वो अपने अंदर एक खोल में सिमटा रहता है। खुशी की यह सारी बातें सुनकर जनीश को बिलाल से हमदर्दी महसूस हुई तो इसका गुस्सा भी जाता रहा। यानी तुम्हारे कज़न की इस नेचर के पीछे बचपन में मिली हुई इन महरूमियों का हाथ है, जिसकी वजह से बिलाल साहब की नेचर ऐसी हो गई। जनीश की बात सुनकर खुशी इसकी बात से इत्तफाक करती हुई बोली, ठीक है ये तुम मालूम नहीं अब बिलाल की नेचर सारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी या कभी नॉर्मल भी होगी? क्यों नहीं, ठीक हो सकते हैं वो बचपन से। जिस बचपन को निगलेक्ट किया जाए इसकी शख्सियत में इन बातों का मनफी असरात पड़ जाता है, मगर ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ज़रा सी प्यार और तवज्जो से वो आपस में एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जैनिश फ़लसफ़ा बयां करती हुई बोली तो हॉस्टल के रूम का दरवाज़ा बजा। मैडम ने आपको नीचे बुलवाया है। वेटिंग रूम में आपके कज़न बिलाल आए हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दरवाज़ा खुलने पर जो पैगाम लाजमा ने जैनिश को सुनाया, इसने ना सिर्फ जैनिश का मुंह खुला खिला रखा बल्कि खुशी की भी हैरत देखने वाली थी। जनीश, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक शर्त लगानी चाहिए? खुशी कुछ सोचते हुए जनीश से बोली। जैनिश वेटिंग रूम में पहुंची जहां सोफे पर बैठा बिलाल इसी का मुंतज़िर था। वो जैनिश को वेटिंग रूम में आता देख खड़ा हुआ और कहे कैसे आना हुआ आपका। वो खुद सोच में था कि मैं इसे खड़ी इस लड़की को कैसे मुखातिब करूं, मगर जैनिश ने इसे खुद मुखातिब करके बिलाल का मसला हल किया। मैं लेने आया हूं तुम्हें वापस घर, चलो मेरे साथ। बिलाल पेंट की जेबों में अपने दोनों हाथ डालकर जैनिश को देखता हुआ बोला। किस खुशी में जैनिश अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर संजीदा अल्फाज में बिलाल से मुखातिब हुई। अम्मी और एहसान तुम्हें मिस कर रहे हैं इस खुशी में। इस वक्त भी बिलाल बात करते हुए बिल्कुल सीरियस था। अपनायत की हल्की सी रकम इसके चेहरे पर मौजूद नहीं थी। तो आप आंटी और एहसान भाई का ख्याल करने
मुझे लेने आए हैं, यानी आपको अपने कहे जुमलों का कोई एहसास नहीं। जैनिश बिलाल को देखती हुई नरमी से बोली, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की या फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं। जितना कहा इतना करो, अपना सामान पैक करो और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इन चार से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर चुका हूँ। बिलाल अब भी अपने चेहरे पर संजीदगी लाए जैनिश से बोला, मुझे आपसे फ्री होता देखना पसंद भी नहीं है और ख़ुद आप मुझसे इतना फ्री हो गए हैं कि मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे हॉस्टल के इंचार्ज से मुझे अपने साथ ले जाने का बोल चुके हैं। जैनिश ने बोलते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को छुपाकर तासरात को बिल्कुल संजीदा रखा। वो बिलाल की आंखों में देखकर इसे सही फ्री होने की डेफिनेशन बता रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे बोले गए जुमले से हर्ट होकर यहाँ पर आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेने आया, लेकिन अब शायद तुम्हारा हॉस्टल में रहने का मूड है। बिलाल अपनी गलती का इतराफ़ करने के बावजूद वहाँ से जाने लगा। क्या अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी करने का रिवाज है आपके शहर में? जैनिश के लफ्ज़ों पर बिलाल के कदम थमे और वो मुड़कर जैनिश को देखने लगी जो इसकी तरफ मुतवज्जा थी। तो क्या तुम मेरे सॉरी करने पर मेरे साथ चलोगी? बिलाल वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा इसे सवाल करने लगा, जिस पर जैनिश कदम उठाती हुई बिलाल के पास आई। आप अगर सॉरी नहीं करना चाहते तो मैं आपसे ज़बरदस्ती सॉरी नहीं करवा सकती, लेकिन मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ बिलाल। जैनिश बिलाल को देखकर बोली तो बिलाल इसे देखने लगा कि आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगे, मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं, मैं सिर्फ इसी शर्त पर आपके साथ चलूँगी। जैनिश ने बोलते हुए बिलाल की तरफ हाथ बढ़ाया और इसके बढ़ते हुए हाथ को देखकर बिलाल की पेशानी पर शिकन उभरी, लेकिन जैनिश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर न जाने क्या सोचकर बिलाल इसके बढ़ते हुए हाथ को थाम लिया। दोस्ती के लिए इसका हाथ थामने पर जैनिश मज़ीद दिलकशी से मुस्कुराई तो बिलाल अभी भी खामोशी से इसको मुस्कुराता हुआ देख रहा था, बल्कि आज वो इसको गौर से देख रहा था। खुशी को तो वो अपने से फ्री होता देखकर बुरी तरह झिड़क दिया करता था, लेकिन जैनिश को शायद इसलिए नहीं झिड़क पाता था क्योंकि जवेरिया और एहसान इस लड़के के घर आने पर खुश थे और ये लड़की भी इसकी वजह से घर छोड़कर हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। आप यहाँ रुकिए, मैं 20 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। जैनिश बिलाल को बोलती वहाँ से जाने लगी क्योंकि इन दोनों की दोस्ती का आगाज़ हो चुका था। 20 मिनट में नहीं, 10 मिनट में वापस आओ। 10 मिनट तुम यहाँ खड़े खड़े फजूल में ज़ाया कर चुकी हो। बिलाल की संजीदगी से कहे जुमले पर वो बिलाल को घूर कर बिना कुछ बोले वहाँ से चलेगी और बिलाल वेटिंग रूम के चक्कर काटता हुआ इसका इंतज़ार करने लगा। आज पहली बार इसने किसी लड़की का अपनी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हाथ थामा, मगर दोस्ती किस चिड़िया का नाम है बिलाल इससे वाकिफ़ ही नहीं था। जैनिश वाकई 10 मिनट में अपना हैंड कैरी घसीटते हुए और दूसरा बैग हाथ में उठाते हुए वहाँ में मौजूद थी। बिलाल ने दोनों बैग्स के वज़न देखकर बिना कुछ कहे जैनिश से दोनों बैग्स लिए और इसे बाहर चलने का इशारा किया। बिलाल की इस अपनायत पर बेसाख्ता जैनिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे वो एक बार फिर छुपा चुकी थी। इसने खुशी की लगाई हुई शर्त को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया था और वो खुशी के इस बददिमाग कज़न को एक नॉर्मल इंसान बनाने पर आमादा थी। तभी न सिर्फ इसने बिलाल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इसके साथ वापस घर जाने को भी तैयार थी। शाम वो बेड पर लेटी हुई थी, तब कमरे में अचानक एहतशाम आए, जिसे देखकर संदल हैरत से उठकर बैठी। लेने आया हूँ तुम्हें वापस घर, मेरे साथ चलो। एहतशाम कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ संध्याला के पास आकर बोला। वो जो काफ़ी देर से रोती हुई एहतशाम की बात सुनकर बेड से उठी थी, इसके सीने से जा लगी और एहतशाम ने संध्याला के गिर्द अपने बाजू हमायल किया। आप मुझसे प्यार करते हैं ना शाम? संध्याला को एक बार फिर रोना आ गया और वो नम आंखों के साथ एहतशाम को देखकर पूछने लगी। प्यार करता हूँ, जब भी यहाँ पर आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। चलो मुँह हाथ धोकर आओ और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। प्यार से ज़्यादा शायद इसे संध्याला की ज़रूरत थी। 2 दिन से संध्याला के घर ना होने की वजह से ऑफिस से आकर इसे ना सिर्फ रात का खाना खुद गर्म करना पड़ता था, बल्कि सही सुबह का नाश्ता भी खुद बनाना पड़ता था। अपने ऑफिस के कपड़े खुद प्रेस करने पड़ते थे। वो 2 दिन जब गर्मी में फ़ायका को खाना बनाना पड़ा तो इसने नज़ाहत बेगम समेत एहतशाम को भी काफ़ी बातें सुनाई थी। संध्याला मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकली। आईने में अपना चेहरा देखती और बाल ब्रश करती वो अनीस और वर्दा के रवैये के बारे में सोचने लगी। जब वो खाली हाथ घर आई थी तो इसने सरसरी अंदाज में अपने कलेजा चुभने का वाक़या बताया, जिसे सुनकर वर्दा का अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ। बेशक वो अपने भतीजों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई थी, मगर इसे बिरयानी ज़रूर लेकर आनी चाहिए थी। वर्दा का मुँह बना देख और बाई का बेकांगी देख कर संध्याला ने शिद्दत से दुआ की थी कि एहतशाम लेने आ जाएं। सोमी की सिसकियों की आवाज़ मुसलसल इसके दिमाग पर हथौड़े की मानित लग रही थी। वह तकलीफ़ की शिद्दत से अपना
कांपता हुआ हाथ मौज़म की तरफ बढ़ा रही थी। इससे पहले मौज़म भागता हुआ इसके पास आता, जोरदार हवा की आंधी इसकी मानद चलती हुई आई और इसे हवा में सोनी का जिस्म तहलील हो गया। सोमी मुअज्जम बदजाती अंदाज में चलाता हुआ चारपाई से उठा। छत पर लगा हुआ पंखा धीमी रफ्तार और तेज आवाज़ में चल रहा था और फर चलता हुआ फुल स्पीड में फ़ैन के बावजूद मौज़म का जिस्म पूरा सीने से भीग चुका था। वो तस्वीर में मौजूद इस लड़की को देख रहा था। कुछ चाहिए आपको भाई जी? पप्पू मौज़म को देखता हुआ पूछने लगा। पप्पू की आवाज़ पर मौज़म ने इसकी तरफ देखा और अपना सर हिलाया। तन्हाई। मौज़म की आवाज़ सुनकर पप्पू वापस किचन में आ गया। वो जानता था कि आज के दिन इसका भाई जी पिछले साल के इस दिन भी तन्हा वक्त गुजारना चाहता है, क्योंकि वह जानता था कि तस्वीर में मौजूद लड़की इसके भाई जी की इस दिन इसको तन्हा कर गई थी। अपने कैबिन में बैठा हुआ वो अपने सामने कंप्यूटर की स्क्रीन को गौर से देख रहा था। इस दिन एहतशाम के ऑफिस के क्लिनिक ने कहा था कि हर आदमी अपने लेवल की करप्शन करता है। तब एहतशाम ने सोच लिया था इसे भी अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। जब से इसने एहसान की हर बेईमानी और हेरा फेरी पर नज़र रखने और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए थे। एहतशाम की किस्मत किसी और मामले में अच्छी हो या ना हो, मगर इस मामले में अच्छी थी। चंद दिनों पहले वो साइड से एहसान के साथ विजिट करके वापस आया। तब एहसान ने चंद मिनट के लिए अपनी गाड़ी नदीम सो मरवा के बंगले के अंदर रोकी और एहतशाम को गाड़ी में ही चंद मिनट के लिए वेट करने को कहा। नदीम सो मरवा एहसान का दोस्त होने के साथ साथ सियासत से भी ताल्लुक़ रखता था। चंद मिनट गुजारने के बाद जब एहसान वापस नहीं आया तो एहतशाम गाड़ी से उतरकर मुलाजमा को ना पाकर बंगले के अंदर जाने लगा। तब अंदर का मंजर देखकर ना सिर्फ इसके कदम बल्कि वो चुपने पर भी मंजूर हो गया। बेसाख्ता इसने सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस मंजर की वीडियो बना ली। जब इसकी बीवी ने स्कूल के प्रिंसिपल को किसी बंदे से पिटता देखा, यही काम करता देखा, तब एहतशाम ने इस बात को लेकर संध्याला को खूब बातें सुनाई। लेकिन ये मौका अगर एहतशाम के हाथ से जाता तो वो खूब पछताता। अंदर का मंजर साफ वाज़ह था। नदीम सू मरवे सोफे पर बैठी हाथ पांव चलाती हुई अपनी बीवी का गला घोंट रहा था, मगर एहसान नदीम सू मरवे को रोकने या मना करने की बजाय इसकी बीवी के जान बचाने का खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। एहतशाम ने चंद सेकंड की वीडियो बनाई थी और जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया और ज़िंदगी में पहली बार आंखों की कत्ल करता हुआ देखकर इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। थोड़ी देर बाद वह एहसान भी गाड़ी में आकर बैठ गया। इसकी हालत भी बिल्कुल एहतशाम जैसी थी। वो बिल्कुल गायब दिमाग। इस वीडियो को बनाते इस वक्त एहतशाम ने ना सिर्फ हाथ कांपे थे बल्कि चेहरे पर पसीना भी भरा हुआ था। लेकिन इस वक्त अपने सामने कंप्यूटर की स्क्रीन इस वीडियो को देखकर इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रखसा थी। एहसान और नदीम सो मरवे के गुनाहगार ये सबूत पुलिस को फराहम करके बेवकूफ़ी करने की बजाय एहसान को दिखाकर इससे तगड़ी रकम वसूल करना चाहता था। तब भी इसने ये वीडियो अपने मोबाइल के अलावा USB में भी महफूज कर ली थी। लंच करने के लिए चलना नहीं है? ताहा एकदम इसके कैबिन में आया और एहतशाम से बोला तो एहतशाम ने जल्दी से स्क्रीन पर फाइल क्लोज करना चाहिए। हाँ यार तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एहतशाम ने बहुत गौर से ताहा का चेहरा देखा, जवाब दिया। आज इसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ देखा है कि नहीं, मगर ताहा के चेहरे के तासरात बिल्कुल नॉर्मल देखकर एहतशाम भी नॉर्मल हो गया। चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ताहा सरसरी अंदाज में CPU में लगी USB डालकर वहाँ से चला गया। हाँ ताहा बोल, क्या ज़रूरी बात करनी है तुम्हें? ऑफिस ख़त्म होने के बाद एहसान ताहा को अपने कमरे में बुलाया और इससे पूछने लगा, सर मैं कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं करना चाहता। चंद दिनों से मुझे शक था कि एहतशाम आपके हर मामले पर नज़र रख रहा है, मगर अपने ख्याली समझकर खामोश रहा। लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ देखा जो मज़ीद शक व शुबहात के था। ताहा एहसान को दिखाता हुआ, जिस पर एहसान खटका। ऐसा क्या देख लिया तुमने एहतशाम के पास मेरे खिलाफ जो तुम्हें शक व शुबहात में मुब्तला कर गया? जो भी बात है तुम्हें खुलकर कहो। एहसान खट्टा ज़रूर था मगर ताहा से मुस्कुराता हुआ पूछने लगा, सर आज जब मैं इसके कैबिन में गया तो वो कोई वीडियो देख रहा था। मुझे अपने कैबिन में देखकर वो एक सेकंड के लिए घबरा गया। एहतशाम के घबराते हुए चेहरे से साफ लग रहा था कि कोई बहुत ही ख़ास चीज़ इसके पास USB में महफूज है, जिसे वो किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं मुझे इस वीडियो का आज से कनेक्शन लग रहा है।
फिर अभी मैंने 5 मिनट पहले इसका मोबाइल इसे बगैर खबर दिए उठाया, शायद इसमें से आपका कोई हिंट मिल जाए। ये सब मैंने सिर्फ आपके लिए किया सर। ताहा की बात सुनकर ना सिर्फ एहसान बुरी तरह चौंका, बल्कि वीडियो की बात सुनकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट गायब हो गई। ताहा के हाथ से शाम का मोबाइल लेते हुए एहसान गिरी में सोच में पड़ गया। चंद दिनों पहले जब वो नदीम सो मरवा से मिला था तो इसकी बीवी गुस्से में घर आए एहसान का लिहाज किए बिना नदीम मरवा को लेकर काले करतूत मीडिया के सामने एक्सपोज करने की धमकी दे रही थी। तब नदीम सो मरवा ने भी अपनी बीवी का लिहाज किए बिना एहसास के सामने ही इसका कत्ल किया। सर आप टेंशन नहीं लें, आपको ये सब बताने का मकसद परेशान करना हरगिज़ नहीं था। मैं आपका काम करता आपका वफादार हूँ। किसी भी तरह वो USB एहतशाम से हासिल कर लूँगा जिसे इसका मोबाइल हासिल किया है। ताहा ने एहसान की दिमागी तौर पर गायब देखा तो फ़ौरन बोला, नहीं अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं एहतशाम को खुद अपने तरीके से देख लूँगा। तुमने बताया था तुम्हारे वालदा का 3 दिन बाद बाईपास होने वाला है। हॉस्पिटल के खर्चात की फिक्र मत करना, कंपनी हॉस्पिटल का बिल पे करेगी और तुम जितने दिनों की चाहो लीव ले सकते हो। ताहा की आवाज़ पर एहसान होश की दुनिया में आता हुआ बोला। ताहा इसका शुक्रिया अदा करके कमरे से जा चुका था जबकि एहसान ने गहरी सोच में टेबल से मोबाइल उठाया और इसमें मौजूद वीडियो देखने के बाद एहसान के मुंह से एहतशाम के लिए बुरी सी गाली निकली और अपना मोबाइल उठाकर वो कासिम को कॉल मिलाने लगा। कार पार करके वो घर के अंदर दाखिल हुआ तभी इसके घर के लॉन में जैनिश टहलती हुई दिखाई दी। हॉस्टल से वापस घर आए हुए इसे 1 हफ्ता हो चुका था मगर बिलाल और इसका आमना सामना थोड़ी देर के लिए होता। बिलाल ने इसे इस दिन के बाद मुखातिब नहीं किया था। शायद जैनिश ने इसे दोस्ती भी की थी या नहीं वो ये बात भूल गया था, लेकिन 2 दिन से वो जैनिश को अपनी तरफ घूरना और नाराज़गी से देखना महसूस कर रहा था। इसलिए घर के अंदर दाखिल होने से पहले वो लॉन में जैनिश के पास चला गया। क्या हो रहा है, जैनिश के पास आकर बात का आगाज़ करने के लिए बिलाल को यही पूछना समझ में आया। कौन है आप? जैनिश अपनी आंखों में अजनबियत लाए बिलाल को देखते हुए पूछने लगी। बिलाल को समझ नहीं आया कि जैनिश के इस सवाल का जवाब वो किस तरह से दे। बिलाल जैनिश का नाराज चेहरा देखकर इसे याद दिलाते हुए बोला, दोस्ती का मतलब जानते भी हैं आप? जैनिश बिलाल को देखकर शिकवा करती हुई नज़र से बोली, नहीं मैं दोस्ती का मतलब बिल्कुल भी नहीं जानता, तुम समझा दो। बिलाल बहुत गौर से जैनिश का चेहरा देखते हुए उसे पूछने लगा, अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त का चेहरा देखकर समझ जाए कि इसे ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा दोस्त अपने दोस्तों से लातल्लुकी का इजहार नहीं करता बल्कि इसके साथ अपना वक्त स्पेंड करता है, इनसे बातें करता है और अपनी बातें शेयर भी करता है और इसे अपना कीमती वक्त भी देता है। जैनिश बिलाल को देखती हुई दोस्ती की बजाय अच्छे दोस्त की डेफिनेशन बताने लगी जिसे बिलाल गौर से सुन नहीं रहा था बल्कि वो जैनिश को बहुत गौर से देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। बिलाल जैनिश को देखता हुआ सोचने लगा, यानी इससे साबित होता है कि एहसान तुम्हारा वाकई बहुत अच्छा दोस्त है। बिलाल जैनिश को देखता हुआ पूछने लगा और इसने नोट किया था कि एहसान वाकई जैनिश को टाइम देता है और इन दोनों में आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एहसान भाई वाकई एक अच्छे दोस्त हैं, मगर मैंने अभी आपसे भी अच्छी दोस्ती की तवक्को की थी बिलाल। जैनिश बिलाल को देखकर नाराज़ लहजे में बोली और इसे इस तरह बोलती हुई बहुत क्यूट सी लगी, या फिर वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्यूट भी थी। जैनिश से इस तरह बात करना बिलाल को अच्छा लग रहा था। तभी बिलाल जैनिश को देखता हुआ उससे पूछने लगा, बहुत साल पहले मैं कराची आई थी, यहाँ के रास्तों और जगहों से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ और जब से कराची आई हूँ वो यही रूटीन है कि यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी। क्या ये अच्छे दोस्त की फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने दोस्त को अपने शहर घुमाए? जैनिश बिलाल को देखते हुए बोली, यानी वो इसके साथ पूरा शहर घूमना चाहती थी। बिलाल चंद सेकंड इसे यूं ही देखता रहा, फिर बोला, जाओ रेडी होकर आओ, मैं चेंज करके आता हूँ। बिलाल का जवाब सुनकर जैनिश मुस्कुराई, रेडी क्या होना है, मैं तो पहले ही रेडी हूँ। आंटी को बताकर आती हूँ, एहसान भाई से भी पूछ लेती हूँ, वो भी हम दोनों के साथ चलेंगे तो मज़ा आएगा। बिलाल जैनिश की एक्साइटेड देखकर मुस्कुराया और ख़ुद चेंज करने चला गया। एहसान अपने ही मसले को लेकर परेशान था, इसलिए इसने बिलाल और जैनिश के साथ जाने से मना कर दिया। बिलाल ने जैनिश को ख़ास जगहें दिखाईं। रात का डिनर होटल में कराने के बाद वो जैनिश को सीयू करने गया था। जैनिश इस वक्त अपने पाँव से टकराती हुई समंदरों की लहरों को एंजॉय कर रही थी और बिलाल को अपने पास आने का इशारा कर रही थी, मगर वो दूर खड़ा जैनिश की आंखों में
आंखों में पानी में आने में मना कर रहा था। आंखों में पानी में आने से मना कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार बिलाल ने किसी को अपने से फ्रैंक होने की इजाज़त दी थी, लेकिन पहली बार इस लड़की से ढेर सारी बातें की। पहली बार किसी लड़की से अपनी बातें मनवाई और पहली बार किसी लड़की ने इसके अंदर एहसास जगाए। पहली बार बिलाल का दिल चाहा वो इस लड़की की बहुत देर तक यूं ही पलकें झपकाए इसे देखता रहे। मालूम नहीं क्यों ये लड़की इसके दिल में इतनी ही खास होती जा रही थी। हाँ तो मिस खुशी, जल्दी से मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लो, क्योंकि तुम्हारी खुद की लगाई हुई शर्ट तुम खुद ही बहुत जल्दी हारने वाली हो। तुम्हारे कज़न अकड़ू साहब आज मुझे मेरे कहने पर ना सिर्फ पूरा कराची घुमा रहे हैं, बल्कि अच्छा सा डिनर भी बिलाल साहब मुझे करवा चुके हैं। जैनिस चहकती हुई आवाज़ में खुशी को बताने लगी, बिलाल तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर गया और बाहर डिनर भी करवाया। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मान सकती। और वो भी कैसे? वो तो किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाता। खुशी को तो जैसे जैनिश की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बेटा, बंदे बंदी की बात होती है, इसलिए मैंने कहा था तुम्हारे कज़न को थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, जो इसे मिली और वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करने लगा। जैनिश अपने कारनामे पर फखरी अंदाज में हंसती हुई बोली और तेज़ हवा की वजह से बाल उड़ उड़कर इसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो पीछे करने की जहमत नहीं कर रही थी। ये थोड़ी देर बाद ठंडे पानी की लहर इसके पाँव में टकराई। ये जगह इस वक्त इसकी तबीयत पर अच्छा असर डाल रही थी। सिर्फ तवज्जो की बात नहीं होती, मैंने कभी बिलाल की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि हमेशा इसके पीछे पीछे रही हूँ। शायद तुम सही कह रही हो, बंदे बंदे की बात होती है, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अगर वो वाकई इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद है तो तुम मुझे इससे बात कैसे कर सकती हो? खुशी का थोड़ा दिमाग चला, वो अब कंफ्यूज होकर जैनी से पूछने लगी, अरे इस वक्त हम दोनों सी व्यू पर मौजूद हैं। तुम्हारे कज़न साहब दूर खड़े हैं और ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे हैं, जबकि मैं इस वक्त शोर मचाती लहरों को देखकर पानी इंजॉय कर रही हूँ। खुशी की इसकी आवाज़ से महसूस हो रहा था कि जैनिश वाकई इस वक्त इंजॉय कर रही है। अगर वाकई बिलाल और तुम इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हो तो जल्दी से अपनी और इसकी पिक्चर भेजो। पक्का सबूत मिले तभी मैं डिनर करवाऊँगी। खुशी को जैसे यकीन नहीं हो रहा था, वो वाकई कन्फर्म करना चाहती थी। तस्वीर मैं नहीं ले रही, हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, तुम ये एहसान भाई को कॉल करके कंफर्म कर लो। खुशी कॉल रख चुकी थी। जैनिश मोबाइल को घूरते हुए अपने करीब आते हुए बिलाल को देखने लगी। कितनी देर से मैं आपको बुला रही हूँ, अब आप आ ही नहीं रहे। बिलाल जैनिश के करीब आता। जैनिश अपने बालों को पीछे से हटाकर पीछे करती हुई बिलाल से बोली और वापस जाने के लिए कदम उठाने लगी। तभी बिलाल ने इसकी कलाई पकड़ी। मुझे खुद से अपने पास बुलाकर अब तुम खुद वापस दूर जा रही हो? अब ऐसा नामुमकिन है, मैं तुम्हें अब हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। शराफत से यहीं खड़ी रहो कुछ देर मेरे साथ। बिलाल को मालूम नहीं था वो इसकी बात का असल मफहूम समझी कि नहीं, मगर जैनिश का हाथ पकड़े देख वो लड़के ज़रूर समझ गए थे कि ये लड़की अकेली हरगिज़ नहीं है। इसलिए बिलाल को जैनिश के साथ देकर वो तीनों वहीं से पलट गए। अच्छा, तो यानी अब आप अपनी दोस्ती निभाने के साथ साथ रौब भी जमाएंगे मुझ मासूम पर? जैनिश बिलाल से अपना हाथ छुड़वाती हुई पूछने लगी। हाँ, अगर तुम मनमानी पर उतरी तो शायद मैं ऐसे ही रौब चढ़ाऊँगा। बिलाल ने बोलते हुए हल्की सी स्माइल दी, जबकि जैनिश इसको मुस्कुराता हुआ देख एकदम ज़ोर से चीखी। क्या हुआ? बिलाल इसके एकदम चीखने पर परेशान हो गया और इधर उधर देखकर जैनिश से पूछने लगा, आपको मुस्कुराना आता है बिलाल? मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम मुस्कुराता हुआ देखा है। जैनिश हैरान होते हुए बिलाल को देखने लगी। जैनिश, तुम बहुत ही पागल हो। बिलाल इसे आंखें दिखाता वो पूछने लगा, जो कि इसके मुस्कुराने पर बच्चों की तरह हैरान थी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको किस पागल ने कहा है कि आप सीरियस से ज़्यादा अच्छे लगते हैं? आप जानते हैं आपकी स्माइल कितनी प्यारी है। स्माइल करते हुए आप और भी ज़्यादा अच्छे लगते हो। जैनिश की बात सुनकर इसको दोबारा मुस्कुराहट आई थी, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को रोकता हुआ नफ़ी में सर हिलाकर जैनिश को देखने लगा। इस तरह एक्ट कर रही हो? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? मैं सीरियसली कह रही हूँ। चलिए ऐसा करिए, आप वही स्माइल करिए, मुझे पिक लेनी है आपकी। जैनिश बोलती हुई हाथ में पकड़े मोबाइल का कैमरा ऑन करने लगी। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? वापस चलते हैं अब। बिलाल इसकी उल्टी सीधी फरमाइश को टालता हुआ मुड़ा। अब जैनिश ने इसकी कलाई पकड़ी, जिस पर बिलाल ने एकदम चौंक कर अपनी कलाई पर नजर डाली, जो कि इस वक्त जैनिश के नाजुक हाथों की गिरफ्त में थी। दोस्ती का दावा करके ऐसे करेंगे आप मेरे साथ? जैनिश बिलाल को देखते हुए शिकवा करने लगी, जिस पर बिलाल ने इससे अपना हाथ छुड़वाकर जैनिश का मोबाइल खुद पकड़ा और जैनिश को अपनी तरफ खींचा। जैनिश का सर बिलाल के शोल्डर से टकराया तो वो हैरत से बिलाल को देखने लगी। तब बिलाल ने स्माइल देकर इसकी और अपनी सेल्फी ली।
बस ये तस्वीरें चाहिए। बिलाल दोबारा सीरियस होकर जैनी से पूछने लगा, जिस पर जैनी ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, एक ही काफ़ी है, बस अब हमें घर चलना चाहिए। बासल अपने यार दोस्तों के साथ घर के करीब ही होटल पर बैठा चाय पी रहा था। अचानक एक शख्स ने आकर इसका गिरेबान पकड़ा, इसे कुर्सी से उठाया और बिना कुछ बोले बासल को मारना शुरू किया। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे क्यों मार रही हो? 4 से 5 जोर लाते इसके पेट में पड़ी तो वो बुरी तरह से दर्द से करा उठा। मौज़म से बोला। मौज़म ने इसके दोस्तों को पहले ही हाथ के इशारे से मना कर दिया था, इसलिए बासल के दोस्त दूसरे लोगों के साथ खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। बहुत शौक है तुझे लड़कियों से इनके पैसे छीनने का? क्या समझ रहा है तुमने मैं तुझे बख्श दूंगा? मौज़म जो कि कासिम के बुलाने पर यहाँ आया था, बासिल के होटल पर बैठा देख पीटना शुरू कर दिया। वो बासिल की मजीद धुलाई करता। वो कोई गैर लड़की नहीं थी, बल्कि मेरी बाबी थी, और मैं वादा करता हूँ घर जाकर इन्हें सारे रकम लौटाऊंगा। मौज़म की सख्त हाथ के मुक्के और घोंसों की ताप ना लाते हुए वो बकायदा रो रहा था। संध्याला से पहले ही इसने ये हरकत और किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं की थी, इसलिए बासल जान गया था कि वो जो कोई भी था इसे संध्याला का ही जिक्र कर रहा था। अब तो पैसे नहीं लुटाएगा, बल्कि अभी और इस वक्त वो जो सामने बच्चों की दुकान दिख रही है, वहाँ पर जा और सारा बच्चों का सामान खरीद और फिर सीधा घर जा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो कल तेरे घर आकर तेरा कचूमर बनाकर तेरे ही घर वालों को निकालूंगा। मौज़म ने बासल का गिरेबान पकड़कर इसे होटल से बाहर धक्का दिया। तब पीछे से मौज़म के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सर, गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कासिम का ड्राइवर मौज़म के पलट कर देखने पर इससे मुखातिब हुआ तो मौज़म गाड़ी की तरफ बढ़ा। कौन था यह लड़का जिसकी शामत तुम्हारे हाथों आई थी? मौज़म के गाड़ी में बैठते ही कासिम अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर मौज़म से बोला, चंद दिनों पहले ऐसे ही दुकान पर हीरो बन रहा था, आज नज़र आया तो सोचा इसकी हीरोगिरी निकाल दूं। खैर, आप बताएं, आपने किस काम के लिए याद किया? मौज़म सर अंदाजी में कासिम को बताता हुआ बोला। कासिम के बढ़ाते हुए सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालता हुआ इससे यहाँ बुलाने की वजह पूछने लगा। इसी एरिया का एक घर है, एड्रेस मोबाइल पर मौजूद है। इस घर से एक USB हासिल करनी है। जिसने इसका काम कहा है वो कुछ गड़बड़ाया और झगड़ा नहीं चाहता या कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। बस इसे सिल्वर कलर की एक USB का मतलब है जिसके घर में एहतशाम नाम के आदमी के पास मौजूद है, इसलिए मैंने सोचा है कि यह मैं काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। कासिम खुद भी सिगरेट पीता हुआ मौज़म से बोला, कल की तारीख में हो जाएगा, बेफिक्र रहो। मौज़म मुँह से सिगरेट का धुआं बाहर निकालता हुआ कासिम से बोला, जो भी काम मैं तुम्हें सौंप देता हूँ समझो काम मुकम्मल हो जाता है, इसलिए मैं इत्मीनान में रहता हूँ। और कल मेरे 2 आदमी जाहद और साजिद भी तुम्हारे साथ इसके घर जाएंगे। कासिम की आखिरी बात पर मौज़म की पेशानी पर चंद सिलवटें नुमायां हुईं। आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म हो कि मैं अपने साथ किसी दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मौज़म कासिम को देखता हुआ इसे याद करवाने लगा। वो दोनों तुम्हारे मातहत तुम्हारे अंडर काम करेंगे। यूँ समझ लो इन दोनों को मैं तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ। कासिम की बात सुनकर मौज़म खामोश हो गया। खुद अपनी आंखों से देखकर अपनी बीवी की हरकतें, आज सिर्फ इसने रात का खाना बनाया और कमरे में जाकर बैठ गई और रोटी मेरी फ़ायका ने बनाई है। संध्याला अपने कमरे में शाम के सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी, तब इसे बराबर वाले कमरे से अपनी सास की आवाज़ आई। यकीनन वह एहतशाम से मुखातिब थी। अम्मी, आप इसकी हरकतें ही नोट करती रहती है, कभी इसकी हालत पर भी गौर कर लिया करें। आज मैंने ही इसे कहा है कि रोटियां फ़ायका बनाएगी, और जब से मेरी शादी हुई है वही तो सबका नाश्ता बनाती है और रोटियां भी। आप फ़ायका को भी कहा करे वो भी थोड़ा अपने हाथ पांव हिला लिया करे, कल को इसने भी दूसरे घर जाना है। एहतशाम जो कि अपने मोबाइल गुम होने पर परेशान था, नज़ाहत बेगम की बात पर मज़ीद चिढ़ गया और उठकर अपने कमरे में आ गया। शादी के 2 साल बाद शायद आज दूसरी या तीसरी बार था जब इसने संध्याला की साइड ली थी। ये क्या रोज़ रोज़ बेड पर चीज़ें फैलाकर बैठ जाती हो, खाली करो बेड को। अपने कमरे में आने के बाद इस शाम न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े और चीज़ें जो कि वो खुद चंद माह पहले संध्याला के सरार पर लाया था, इन चीज़ों को बेड पर देकर संध्याला से हटाने के लिए बोला। संध्याला की डिलीवरी में 1 हफ्ता रह गया था, इसलिए वो रोज़ इन चीज़ों को निकाल कर देखती। शाम, आपको ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है अपने होने वाले बच्चे के लिए? संध्याला इसकी शर्ट हैंग करके बहुत अफसोस से बोली। वह अम्मी की बातें सुनो, यहाँ तुम्हारी बिला वजह की बातें। मैं सोने के लिए कमरे में आया हूँ और तुम क्या चाह रही हो? घर से निकल जाऊँ इस वक्त? इस शाम का अंदाज गुस्से वाला नहीं था, मगर वो संजीदा से संध्याला को देखकर पूछने लगा, कोई बातें नहीं सुना रही मैं आपको, खाली कर दिया है बेड, जाकर लेट जाएं आप सुकून से।
संध्याला सारा सामान बेड से उठाकर वार्डरोब में रखती हुई बोली, और वो खुद भी नहीं चाहती थी कि एहतशाम वाकई इस वक्त घर से निकल जाए। अब तुम कहाँ जा रही हो? बेड पर लेटने के बाद इसने संध्याला को कमरे से जाते हुए देखा तो पूछने लगा। चाय बनाने जा रही हूँ आपके लिए। आपने कहा था कि कपड़े प्रेस करने के बाद चाय बना देना। संध्याला एहतशाम को इसकी कही बात याद दिलाने लगी, जिस पर एहतशाम खामोशी से इसे देखने लगा। मूड नहीं हो रहा अब, और कमरे का दरवाज़ा बंद के लाइट बंद करके लेट जाओ। संध्याला एहतशाम की बात मानती हुई रूम का दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑफ करती हुई बेड पर लेट गई। चंद सेकंड बाद इसे एहतशाम के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। न जाने कितने ही दिनों बाद वो संध्याला के करीब आकर मोहब्बत से और अपने और इसके दरमियान खूबसूरत रिश्ते का एहसास दिला रहा था। शाम, प्लीज़ क्या कर रही हैं आप? इसकी मज़ीद तपश और रफ्तगी पर संध्याला एकदम होश में आई। क्या हुआ यार, 9 माह से ये ड्रामा चल रहा है, बंदा अपना माइंड भी रिलैक्स नहीं कर सकता। आज मेरा मूड स्पॉइल मत करना। एहतशाम जैसे आज किसी और ही मूड में था और संध्याला को देखता हुआ बोला, डॉक्टर ने मना किया है श्याम, आप मेरी कंडीशन का नहीं बल्कि अपने बच्चे का ही सोच लें। बच्चे का नहीं, बच्ची का। एहतशाम बिगड़ते हुए मूड के साथ बोला और अपनी जगह पर लेट गया। किसकी बेटी पैदा करने जा रही हूँ मैं शाम? ये आपकी ही बेटी है, और प्लीज़ इस तरह का रवैया इख्तियार ना किया करें जो मुझे अंदर ही अंदर मार डाले। बोलते ही संध्याला की आंखों में नमी उतरी और फिर इसे एहतशाम का हाथ का लम्स अपने पेट पर महसूस हुआ। अच्छा, अब रोना मत, बैठ जाओ। संध्याला, माइंड मत करना, लेकिन ये कहते हुए मुझे खुद भी अजीब सा लग रहा है। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें डिलीवरी के बाद वापस कोई जॉब करनी पड़ेगी। तुम मेरे ऊपर भी मौजूद जिम्मेदारियों को समझ सकती हो। बच्ची की टेंशन मत लेना, इसे अम्मी देख लिया करेंगी। एहतशाम की बात सुनकर संध्याला खामोश हो गई। नज़ाहत बेगम को पोती की कोई चाह नहीं थी, मगर अभी कुछ भी बोलकर संध्याला एहतशाम का मूड नहीं खराब करना चाहती थी। वो लोग बात कर रहे थे कि कमरे से बाहर नज़ाहत बेगम के रोने की आवाज़ें आने लगीं। शायद कोई बाहर आया था। एहतशाम एक बार फिर झुंझलाकर बेड से उठा और कमरे से बाहर निकला। संध्याला भी इसके पीछे उठकर बाहर निकली। पकड़े, ये सामान आपके आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग की है आज। बासल ने 2 बड़े शॉपर्स सूजे हुए मुंह के साथ एहतशाम को एहसान करने वाले अंदाज में पकड़ाए। ये मुंह पर क्या हुआ है तुम्हारे? एहतशाम वो शॉपर संध्याला को पकड़ाते हुए बासल से पूछने लगा, जबकि बासल जहरीली नज़रों से संध्याला को देखने लगा। अभी मैं भी तो इसका चेहरा ही देखकर परेशान हो गई, कुछ बता ही नहीं रहा। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, बाइक से गिर गया था। अजीब लोग हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। बासिल गुस्सा करते हुए वहाँ से चला गया। सुबह 5 बजे का वक्त था जब जरैन की आंख खुली। शायद कोई बाहर का दरवाज़ा बजा रहा था। सारे मुलाजिम तो 6 बजे तक आते थे। ये कौन था जो इस वक्त आया था? तैमूर खान अपने बराबर में सोए इस्माइल खान पर नज़र डालकर चादर अपने गिर्द लपेटी हुई कमरे से बाहर निकले। सभी अपने कमरों में सो रहे थे। हाल को अबूर करके वो बाहर का दरवाज़ा खोलने लगे। कौन है? सामने खड़े अनजान चेहरे को देखकर जरियान इसकी पहचान नहीं पाई और तभी से पूछने लगा, सगीम चुगताई। सगीम और शमरोज़ चुगताई दोनों रात ही हवेली पहुंचे थे। इन दोनों ने हवेली में अपने आने का मकसद नहीं बताया। शमीर चुगताई, फिरोज़ चुगताई और कशमाला इन दोनों को देखकर बहुत खुश थे, मगर सारी रात सगीम की बेचैनी में गुजरी। रुशाने का चेहरा बार बार इसकी नज़रों में घूम रहा था, इसलिए वो अनजान सोचा बने सुबह का इंतज़ार किए बिना यहाँ चल आया। क्या करने आए हो यहाँ? और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे साथ साथ रोशनी को भी खतरे में डाल सकता है। खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ। जरियान इसको पहचान गया था। शमशीर चुगताई का पोता, जो रुबाब के मरने से पहले यहाँ आया था, जिसने मोबाइल पर इससे बात की थी। जरियान की सगीम को यहाँ देखकर घबराहट मालूम हुई। मेरा यहाँ आना रोशनी को ख़तरे में डाल सकता है, या फिर वो अभी भी ख़तरे में है। चाचू ने मुझे बताया है कि तैमूर खान ने इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे रोशनी से मिलना है, उसे देखकर उससे बात करके यहाँ से वापस चला जाऊँगा। सगीम खुद भी जरियान को पहचान गया तो वो फैसलाकुन अंदाज में बोला, और इसकी बात सुनकर जरियान परेशान हो गया। तुम होश के ना हो लो खुदारा, जानते भी हो क्या कर रही हो। आज शाम निकाह है तैमूर और रोशनी का। बचपन से पसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। तैमूर ने अगर इस पर गुस्सा किया तो अपना हक समझकर बात को ज़्यादा मत बढ़ाना। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ। जरियान डरती हुई जल्दी जल्दी बोल रही थी। इसे डर था यहाँ कोई ना आ जाए। अगर तैमूर खान को ज़खीम के यहाँ आने का मालूम हुआ तो वो गज़ब हो जाता। वो नहीं चाहती कि दोनों ख़ानदानों में एक बार फिर लड़ाई का आगाज़ हो। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़खीम का यहाँ रुशाने के लिए चले आना कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं थी।
जबकि ज़रैन के मुंह से तैमूर और रुशाने के निकाह की खबर सुनकर ज़हीम एक पल के लिए खामोश हो गया। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते थे और इस बात के सुनते ही ज़हीम को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मालूम नहीं था खान, बस सुबह के वक्त मेरी इन गुनाहगार आंखों ने शमशीर चुताई के पोते की गाड़ी आपकी हवेली के पास देखी। चादर में लिपटी हुई बीबी जी को इससे बात करके वापस हवेली के अंदर जाते देखा। मालूम नहीं छोटी बीबी थी या बड़ी बीबी, मैं अंदाज़ा नहीं लगाया। अगर मैं झूठ बोलूँ तो खुदा की मार। दोपहर में जब तैमूर खान हवेली आया तो इसके वफादारों ने तैमूर खान के आगे हाथ जोड़ते हुए आंखों को देखा और हाल तैमूर खान को बताया। आज शाम निकाह है। तैमूर और रोशनी का बचपन से ही पसंद करते थे दोनों एक दूसरे को। बार बार इन्हीं लफ्ज़ों की तकरार इसके जहन पर हथौड़े बरसा रही थी। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट सुगला रहा था और अंदर ही अंदर खुद में सुगल रहा था। ज़रैन के ये वो दो जुमले सुबह से ही इसके कानों में बाज गश्त कर रहे थे। तैयार नहीं होते तुम, मैंने बताया था ना शाम हमें सरदार इस्माइल खान से मिलने जाना है। वैसे तो मैंने इसे मोबाइल पर बात कर ली थी और इसने ठंडे दिमाग से ना सिर्फ मेरी बात को सुना बल्कि समझा भी। रुशाने बेकसूर है। वक्त और हालात को देखते हुए इसे हमारे पास रुकना पड़ा और वो भला आदमी अपने बाप सरदार अकबर खान की तरह इसलिए आराम से बात समझ गया। शमरोज़ चुताई ज़हीम के कमरे में आता हुआ इसे बता रहा था और साथ इसका धुआं सा चेहरा देखने लगा। अब जब सरदार इस्माइल सारी बात समझ ही गया था तो इससे मिलने की क्या ज़रूरत? क्या वापिस शहर जाने का इरादा नहीं है इनका? शमरोज़ चुताई ने एक नज़र सिगरेट के टुकड़ों से पड़ा हुआ ऐश ट्रे देखा जिस पर अपने सामने खड़े उजाड़ा वीरान हालत में भतीजे को मोबाइल तत्वल तो सिर्फ इस्माइल खान की गलत फहमी दूर की, जबकि इस्माइल खान के में किसी खास मकसद के लिए जाना चाहता था। चंद घंटों बाद रोशनी का इस्माइल खान के बेटे तैमूर खान से निकाह है। चाचू, आपका वहाँ पर किसी खास मकसद के लिए जाना अब सिर्फ बेमकसद है। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।